जोहार जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूँ आनंद कुमार। दोस्तों, आदिवासियों की बात होती है झारखंड में। झारखंड का निर्माण ही आदिवासियों के लिए हुआ था। आदिवासी जो सेंटिमेंट है, उसके आधार पर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और जो झारखंड के इस इलाके में जब ये बिहार का हिस्सा था, तो तमाम तरह के शोषण, दमन, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एक लंबा संघर्ष चला और राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन इन 24 साल होने को आ रहे हैं राज्य बने हुए। आज आदिवासी चुनावी मुद्दा तो बनते हैं, पर आदिवासियों के मुद्दे की बात कितनी होती है आज की राजनीति में? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुरेंद्र सोरेन, झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपना एक चैनल चलाते हैं जिसके बारे में भी आपको बताएँगे। रांची प्रेस क्लब के निर्वाचित अध्यक्ष हैं। दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं विनय पूर्ति, कोल्हान के इलाके से आते हैं और कोल्हान की राजनीति को 2 दशक से या 3 दशक के आस-पास कह सकते हैं कि देख रहे हैं, बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं। और ख़ास बात है कि आज जिस समुदाय की, जिस समाज की हम बात करने जा रहे हैं, उसी समाज के ये एक जागृत प्रतिनिधि हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो चुनाव के समय आदिवासियों की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी को अभी आदिवासी याद आ रहे हैं, डेमोग्राफी याद आ रही है और तमाम तरह की बातें हो रही हैं आदिवासी सीटों पर चुनाव जीतने के लिए। इंडिया अलायंस जिसके मुख्य घटक दल जेएमएम और कांग्रेस हैं, वो भी आदिवासी और आदिवासियत की बात करते हैं। शिबू सोरेन की लेगेसी जेएमएम के साथ चलती है। लेकिन क्या आदिवासियों के मुद्दे चुनाव के बाद भी पॉलिटिकल पार्टी को याद रहते हैं? सुरेंद्र सोरेन जी से जानना चाहेंगे कि आप इस पूरे नज़रिए को देखिए आपने लंबे समय से देखा है और आप संथाल से लेकर राजधानी तक सारी चीज़ों को देखते हैं मायन्यूटली, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, अव्वल तो ये है कि हम झारखंड की ही बात कर लें। झारखंड जिस स्टेट में हम रह रहे हैं, जिस स्टेट को हमने 24 साल के करीब पूरा होते हुए देखा है, इन 24 वर्षों में जिन मुद्दों को लेकर इस राज्य का गठन हुआ था, क्या वो मुद्दे अ, उन मुद्दों पर काम हुआ? चाहे सरकार किसी की भी रही हो, हम सरकार किसी एक सरकार को या किसी एक पार्टी को दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन जिन पार्टियों ने ये दावा किया है या जिन पार्टियों ने पार्टी ये मंच से दहाड़ कर बोलते हैं कि हम आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी वाली पार्टी हैं, क्या उन पार्टियों ने भी आदिवासी मुद्दों को लेकर अपनी गंभीरता दिखाई? तो इन 24 वर्षों का ही सिर्फ हम अगर लेखा जोखा रख ले तो आप समझ सकते हैं कि क्या झारखंड जिन मुद्दों को लेकर बना था, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा था आदिवासी अस्मिता, भाषा और स्थानीय पहचान, आदिवासियों के विकास, इन सब मुद्दों को लेकर के एक एक समावेशी विकास जो यहाँ झारखंड के आदिवासी चाहते थे, उन मुद्दों को लेकर झारखंड में जब काम नहीं हुआ, तो फिर हम दूसरे राज्यों में और पूरे देश भर में हम इन मुद्दों को कहाँ-कहाँ देखना। तो एक छोटी सी जगह पर हम मतलब हम छोटे से स्टेट जिसमें 24 जिले हैं झारखंड में, सिर्फ इन्हीं जिलों पर और इन्हीं 24 वर्षों पर अगर हम सिर्फ बात कर ले, तो मुझे लगता है कि बाकी सारे सवाल जो आपके मन में है, जो हमारे लिए हैं या उन आदिवासियों के लिए है, वो सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। विनय से जानना चाहेंगे, कोल्हान की ये धरती है और जैसे संथाल की धरती विद्रोहों की धरती रही है, शोषण के खिलाफ, दमन के खिलाफ, वही शोषण और दमन यहाँ होता रहा। संथाल में हूल हुआ, यहाँ भी कोल विद्रोह हुआ। विद्रोहों की धरती है, जितना लोहा इस धरती के नीचे दबा है और जितने लंबे-लंबे, खड़े-खड़े साल के पेड़ हैं, उतने ही यहाँ के आदिवासी लोहे की तरह सख्त हैं और साल के पेड़ों की तरह स्वाभिमानी और बिल्कुल सीधे सरल हैं। तो यहाँ जिस तरह की अभी चुनावी स्थिति है, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से हटे, मंत्री बने और उसके बाद जेएमएम उन्होंने छोड़ दिया है। तो इस इलाके में अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव के समय गीता कोड़ा को भारतीय जनता पार्टी में लाया गया। तो क्या आदिवासियों को सिर्फ बीजेपी में लाना या आदिवासियों का दूसरे दल से जाके लड़ना, इससे क्या आम आदिवासी अपने आप को कनेक्ट करता है या उसको कहीं लगता है कि जो उसके मुद्दे हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं होती है और सिर्फ चुनावी लाभ के लिए आदिवासियों का और आदिवासी नेताओं का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक जो परिस्थिति देखी जा रही है या पिछले 24 सालों में, जब से झारखंड राज्य बना, उम्मीदें बहुत थी कि यहाँ झारखंडियों के लिए या स्थानीय आदिवासी मूलवासियों के लिए
नए आयाम खुलेंगे, नए रास्ते दिखेंगे, नई संभावनाएँ जागृत होंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ख़ासकर अगर हम लोग मीडिया की ही बात करें। जो सबसे रोचक तथ्य ये है कि मैं और सुरेंद्र जी बैठे हैं अगल-बगल इस मंच में आपके द्वारा। लेकिन मीडिया में आज कितने लोग हैं जो इन बातों को उठा पाते हैं या कह पाते हैं या कहने के लिए स्थिर रहते हैं? होता क्या है कि मीडिया में आने के बाद लोग अगर आज एक तरह से मैं एग्ज़ाम्पल यहीं से शुरू कर रहा हूँ। मीडिया की एक बूम है। लोगों को आज लगता है कि मीडिया में हम आएँगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कितने लोग टिक पाए हैं इस प्रोफ़ेशन में? सीधी-सी बात है कि जितने मीडिया हाउसेस हैं या अपने भी जितने संस्थान हैं, उनमें लोग मेहनत करने के बावजूद टिक नहीं पाते। उसकी बड़ी वजह ये है कि वो विकल्प उनको नहीं दिख रहा होता है। यही हाल बाकी प्रोफ़ेशन का भी है। अब जैसे टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनी यहाँ पे है, माइन्स है यहाँ पे, बड़े-बड़े औद्योगिक घराने यहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ भी एक ही चीज़ खलती होगी आपको भी या हमको भी या हर एक को जो झारखंडी मानसिकता रखता है कि जी, उनको वो अवसर क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या वो अवसर कोई और लेके चला जा रहा है? तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? साइलेंटली अगर आप देखेंगे, तो अब तक जो मैंने परिस्थिति देखी उसमें यही होता है कि मेरा जो लीडर है, वो मेरे लिए कितना खड़ा है या मेरे मुद्दों पर कितना डटा हुआ है। कई मुद्दे ऐसे जी, हैं, कागज़ कलम में रह जाते हैं, जैसे अभी 73% प्रतिशत या 70% रोज़गार की बात होती है। कितने गंभीर हैं हमारे नेता, ये कितना गंभीर है हमारा समाज उन मुद्दों के लिए। क्या हमने कभी दावा किया है कि मुझे ही मिलना चाहिए वो अवसर? कभी नहीं। कई बार तो ये देखने को आ रहा है अब जैसे खासकर कोल्हान की बात करें, कोल्हान में जितनी संभावनाएँ हैं, लोग यहाँ रोज़गार के लिए अलग-अलग जगह से आते हैं। लेकिन यहाँ के लोग वास्तव में क्या कर रहे हैं? अभी आप गाँव में जाकर देखें या गाँव या कस्बाई इलाकों में, मैक्सिमम टाइम मेरा ट्राइब्स भी सोशल मीडिया से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। हो क्या रहा है कि वो सेल्फी बना रहा है, हो क्या रहा है वो रील बना रहा है, हो क्या रहा है वो एक शॉर्टकट लाइफ़ की तलाश में ढूँढ रहा है घूम रहा है। तो वो जो जी, वास्तविक मुद्दे हैं, कौन होते जा रहे हैं? जिसमें रियलिटी हम लोग जिस रियलिटी की बात कर रहे हैं कि जब तक हम बौद्धिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से अपने आप को विकसित नहीं करेंगे, तो मेरा राजनेता वैसा ही होगा जैसा हम हैं, जैसे हम हैं। और ये कमोबेश जी, मतलब 90% स्थिति यही है। 2-4 लोग अगर इसमें गंभीरता से सोच भी रहे हैं, तो एक दौर के बाद वो भी इससे विलग हो जाते हैं। एक सस्ता रास्ता ढूँढ लेते हैं, कहीं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़कर अपना रास्ता ढूँढने लगते हैं। तो इससे बाद में होता क्या है कि ये जो बेसिक जो हमारा वो था, आज से 20 साल पहले की राजनीति, जब झारखंड बनने के लिए जो लोगों ने अपना खून बहाया या मेहनत किया, वो अब दिखता नहीं है। आंदोलनकारियों की बात करें तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे आंदोलनकारी जिनको झारखंड आंदोलनकारी का दर्जा हम देने वाले हैं या दे रहे हैं, उसमें से मुश्किल से 30% ही ओरिजिनल हैं। बाकी लोग वो हैं कि किसी तरह से हमको भी दे दो एक सर्टिफ़िकेट। तो इस अगर आंदोलनकारी सर्टिफ़िकेट माँगे ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक हम लोग अपने आप को या आदिवासी या मूलवासी अपने आप को पहचानेंगे नहीं, अपनी ऊर्जा को पहचानेंगे नहीं और दावा करेंगे कि मुझे हक चाहिए, तो ये मुश्किल होगा और मुझे लगता है कि अभी तक यही परिस्थिति बनी हुई है। जी। सुरेंद्र जी के पास आते हैं। अभी जैसे विनय जी ने कहा कि आदिवासियों के अंदर से नेतृत्व उभर कर नहीं आ रहा है। लोग पार्टियों की शरण खोजते हैं कि किसी पार्टी में चले जाएँगे, टिकट मिल जाएगा, विधायक, सांसद बन जाएँगे। गुरुजी को हमने देखा उभरते हुए या उनके समय कई और ऐसे नेता थे, एनी होरो थे और भी बहुत सारे नेता थे, तो जो अपने दम पर उभरे, आदिवासियों के बीच से उभरे, आदिवासियों के मुद्दे को जीवन भर उठाते रहे। लेकिन अब जो है वो एक आपको नहीं लगता कि एक सुविधाभोगी संस्कृति बन गई है कि किसी पार्टी में जाओ, कहीं से टिकट लो और फिर जिस लग्ज़री लाइफ़ या जिस तरह के लोगों के प्रति, जिस तरह के साम्यवादी मानसिकता के लोगों के प्रति वे उनका विरोध करते हुए, उनको निशाना बनाते हुए आए हैं। आखिरकार वे उसी लाइफ़स्टाइल में आकर ढल जाते हैं और जिनके बीच से वे उठकर आए हैं, उनको उसका लाभ नहीं दे पाते हैं। देखिए आपके सवाल मुझे ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि जो जन आंदोलन से खड़ा होने वाला नेतृत्व है या नेता जिसे हम कह लें, उनको लोग पहचानते नहीं हैं क्योंकि मेरा भी यही समझ कहता है कि
राजनीति अलग चीज है और आंदोलन अलग चीज है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रामदयाल मुंडा, वो भी चुनाव लड़े, जी, बुरे मुंह गिरे। जी, दयामनी बारला झारखंड में एक शख्सियत है और आंदोलन का उनका एक बड़ा इतिहास है। और जब भी कोई आंदोलन की बात आती है तो दयामनी बारला का नाम सबसे पहले आता है। कम से कम महिलाओं में तो सबसे बड़ा नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। पब्लिक ने क्या किया, कितना वोट दिया, आप समझ सकते हैं। तो राजनीति, पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल एक तरह का ह्यूमन मैनेजमेंट, ह्यूमन और मुद्दों का जो एक अलग मैनेजमेंट नजर आता है, जिसमें आप आंदोलन करके आप नेता बन जाएं। ये आपको हो सकता है कि 2-4 दशक पहले होता हो। अब की परिस्थितियों में मुझे ऐसा नजर नहीं आता है कि कोई आंदोलनकारी राजनीति में आ जाए, एक नई पार्टी खड़ा कर दे। हाँ, बशर्ते कि हमारे देश में जरूर इसका उदाहरण है आम आदमी पार्टी, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। तो ये झारखंड में सबसे बड़ी समस्या इन दिनों, अगर आदिवासी समुदाय अपने अंदर अगर सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है, तो वो नेतागिरी और संगठनों की समस्या से जूझ रहा है। इतने सारे संगठन बन गए हैं, हर गांव में 4-5 संगठन, सरना समिति, इतने सारे सरना समिति। 2-4 तो खुद को केंद्रीय सरना समिति कहते हैं। उसी तरह नेता अगर जी, चले जाइएगा तो एक गांव में 2-4 नेता आपको ऐसे मिल जाएंगे जो किसी ना किसी पार्टी में। तो इतने कंफ्यूज हैं लोग कि आखिर किसके पीछे जाए। तो मिला जुला करके यही मुझे समझ में आता है कि अगर एक अच्छे नेतृत्व, जिसकी घोर कमी है इस कम्युनिटी में, इस सोसाइटी में, अ, अगर एक अच्छा नेतृत्व उभर कर सामने आता है, तो बमुश्किल ही लोग उसके पीछे चल पाएंगे। सूर्य सिंह बेसरा जो एक इतिहास पुरुष हैं, आपके इलाके से ही जी, आता है, जमशेदपुर के इलाके से ही आता है। उन्होंने विधानसभा में मात्र 1-1.5 साल की उनकी विधायकी हुई थी। वहां उन्होंने चलते सत्र में उन्होंने झारखंड के मुद्दे पर, झारखंड स्वायत्त परिषद के पर बहस चल रही थी और वहां उन्होंने इस्तीफा दे दिया, चलते सत्र में सदन में लिखकर इस्तीफा दे दिया। और फिर वो जब वापस चुनाव में जाते हैं तो उन्हें हार देखनी पड़ती है। आज भी वो जी, राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं, कभी थर्ड फ्रंट बनाते हैं, कभी अलग दल बना देते हैं, तो कभी कुछ। लेकिन क्या उनको उनकी इस शहादत को, मतलब उनकी अपनी विधायकी की जो कुर्बानी की थी, क्या जनता ने उसे इसका रिवॉर्ड दिया? मुझे नहीं लगता कि जनता को ये पता भी होगा कि जब झारखंड स्वायत्त परिषद, झारखंड नहीं, वो छोटा नागपुर विकास परिषद, छोटा नागपुर विकास परिषद हुँ, के हुँ, मुद्दे पर जब सदन में वोटिंग हो रही थी, तो सूर्य सिंह बेसरा कह रहे थे कि नहीं, हमें स्वायत्त परिषद नहीं चाहिए, हमें स्टेट चाहिए, राज्य चाहिए। और झारखंड जी, मुक्ति मोर्चा जी, समेत अन्य अन्य विधायकों ने छोटा नागपुर विकास परिषद के समर्थन में वोट किया और इन्होंने इन्होंने उसका विरोध करते हुए विधायकी गंवा दी। लेकिन कोई इसकी जी, इसकी इसकी सोसाइटी या इसके वोट बैंक की ये इनकी ये कुर्बानी नहीं समझ पाई। तो अब हम जी, किस तरह से हम विकास विकास हम कैसे जिन विकास के मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, हम विकास कैसे समझाएं उन्हें, या विकास उन तक कैसे लेकर जाएं? पहले तो उन लोगों की समझ को बढ़ाना होगा, उस कम्युनिटी को सबसे पहले ये जागरूक करना होगा, एजुकेट करना होगा। इसके बाद ही आप किसी आगे की चीज को इनकी इस सोसाइटी में डाल सकते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि संथाल परगना, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, कोई एक अदना सा ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां जहां लोग मरीज को ले जाकर, हाँ, ये आश्वस्त हो सके कि हमारा मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में एक एम्स खुला है देवघर में। अ, बड़ी मेहरबानी उसको जिसने भी लाया। तो एक अदना सा इंस्टीट्यूट नहीं है वहाँ, एक ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। पूरे संथाल परगना में आप कैसे कह रहे हैं कि आप विकास कर रहे हैं? या विकास की आप क्या बुनियाद रखते हैं? एक एक प्राइवेट कंपनी के लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि भाई जी, हमारी ज़मीन ले लो ना, हमारी ज़मीन गाँव में खाली पड़ी हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि मेरे रिश्तेदार उस ज़मीनों में खेती कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ज़मीन चाहिए तो मेरी ज़मीन ले जाओ। मैं मैं हुँ, कोई हुँ, विरोध नहीं करूँगा, मैं विस्थापित का आंदोलन नहीं करूँगा।
क्योंकि मुझे पता है कि मेरी गुज़ारा अब उस ज़मीन से नहीं होने वाला। मुझे कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स बनाने पड़ेंगे। तो सिर्फ़ आंदोलन जल-जंगल ज़मीन का वहीं होता है, जहाँ कोई अल्टरनेटिव्स नहीं होता है। जहाँ अल्टरनेटिव्स होगा, मेरे गाँव में जितने भी पढ़े-लिखे लोग हैं, सारे लोग गाँव जी, छोड़ करके आज अलग-अलग जगह रह रहे हैं। कोई पटना रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई रांची रह रहा है, कोई विशाखापत्तनम रह रहा है। 2-4 लोग ही हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी के पूरी गाँव। वो सारे लोग अब गाँव से कट चुके हैं। गाँव कभी त्योहार मनाने आते हैं तो बहरहाल अलग बात है। गाँव से हमारा भी लगाव है, गाँव के लोगों से भी, हमारे रिश्तेदारों से भी। लेकिन अगर मुझे अपनी ज़मीन का एक प्रॉफ़िटेबल रेट मिल जाता है और मुझे लगता है कि मेरी ज़मीन अगर बिक जाती है अच्छी दरों में और मुझे अच्छे पैसे मिल जाते हैं, तो मैं उन पैसों का अच्छा इन्वेस्टमेंट करके कुछ और आगे कर सकता हूँ। ना कि मैं वापस रांची से जाकर अपने गाँव में मोर्चा खोलूँगा कि ज़मीन नहीं दूँगा, जंगल नहीं उजड़ने दूँगा। क्योंकि आपके आपने आदिवासियों को विकल्प ही नहीं दिए, रोज़गार के, जीवन के, जी, तो फिर वो आंदोलन कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप सचमुच में आदिवासियों का विकास चाहते हैं, तो पहले तो उन्हें आप शिक्षित करिए। बमुश्किल आपको 10 साल लगेंगे। अगर आज पहले क्लास में कोई बच्चा स्कूल जाएगा, तो 10वीं तक 10 साल में वो 10वीं तक पढ़कर निकल जाएगा और 10वीं तक अगर अच्छी तरह से पढ़ के निकल गया, तो इतना तो मानिए कि वो दुनियादारी को समझने लगेगा और दुनिया में उसके लिए क्या विकल्प हो सकते हैं, कैसे वो अपने लिए रोज़गार तलाश सकता है और कैसे वो ज़िंदगी जी सकता है, इतनी समझ तो उनमें आ ही जाएगी। तो अगर 10 साल भी जी, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी सरकार ने एजुकेशन को डिवोटेड वो वक़्त 10 साल का दे दिया, तो मैं कहता हूँ कि झारखंड झारखंड में आदिवासियों को राज करने से, जो कहते हैं ना अबुआ दिशु माबुआ राज करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको जी। विकास चाहिए नहीं। लोग समझ जाएँगे लोग पढ़ लिख लेंगे, तो फिर आपको वोट क्यों देंगे? कुछ ऐसा भी ना हो जाए। तो ये बड़ा तो मुश्किल है मुद्दा कि जितने भी हम हाँ। आदिवासियों को का विकास वाक़ई चाहते हैं या फिर सिर्फ़ आदिवासियों के विकास की बातें करते रहना चाहते हैं? जी, जी। वही मैं कह रहा था अभी जैसे विनय पूर्ति ने कहा था कि जहाँ कोल्हान में वो रहते हैं, टाटा स्टील है और भी बड़ी सारी कंपनियाँ हैं, लेकिन आदिवासी कहाँ हैं उन कंपनियों में, किस हैसियत में हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो संथाल परगना में आप आते हैं, वहाँ भी बड़ा बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी जैसे मुद्दे बहुत हावी हैं। तो क्या वाक़ई में आपको लगता है कि वही कोर इश्यू है या आदिवासियों के और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए? देखिए मैंने कहा आनंद जी की इश्यू तो बांग्लादेशी घुसपैठ का इश्यू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये इश्यू सिर्फ़ और सिर्फ़ आदिवासी कम्युनिटी के लिए है? या फिर ये वहाँ रहने वाले दूसरी कम्युनिटी के लिए भी है, ये मुश्किल है। जी, या फिर भारत सरकार के लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज है और झारखंड सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। ये अलग बात है कि फिलहाल आदिवासी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो आप आदिवासियों को ढाल बनाकर या आदिवासियों के मुद्दों के रूप में आप इसे देख रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा तो पूरे राज्य का है, पूरे देश का है। और जी, सिर्फ झारखंड ही क्यों, असम के मुख्यमंत्री एक बयान दे रहे थे। वो कह रहे थे हेमंत बिस्वा शर्मा कि अ, झारखंड के लोग सतर्क हो जाइए, नहीं तो यहाँ की हालात भी असम जैसी हो जाएगी। झारखंड के लोग या झारखंड के आदिवासी, संताल आदिवासी जाग जाइए, इन्हें मार भगाइए, इस तरह कह रहे थे। अब मेरा जी, सवाल ये है कि हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड को लेकर नसीहत दे रहे हैं। अपने असम में उन्होंने घुसपैठ को लेकर क्या कर दिया? या फिर क्या क्या जी, करने की प्लानिंग रखते हैं? तो आप अब घुसपैठ भगाने का काम भी अगर आप उन्हीं को दे देंगे, तो फिर सरकार किस बात की, पुलिस किस बात की? अगर 2-4 लोगों को उन्होंने धक्का मार दिया या तीर चला दिया, तो फिर आप पुलिस पकड़ के उनको जेल ले जाएगी। और इसके बाद कहेगी कि आपने क्राइम कर लिया। तो आप उन्हें जी। क्राइम करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं या फिर आप वाक़ई उनको अपनी अस्मिता बचाने के लिए आप उन्हें जगा रहे हैं? तो ये काम सरकार को जी, करनी चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने बड़ी अच्छी बात कही कि केंद्र की सरकार ने झारखंड सरकार को कितनी बार इस मैटर के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए कितनी बार झारखंड सरकार को या इस झारखंड सरकार के गृह विभाग को पत्र लिखा या सचेत किया। जी, तो राजनीतिक मंच पर जिसे 3 बार 4 बार राजनीतिक मंच पर अलग-अलग नेता बोल रहे हैं,
उस मैटर पर एक बार भी आपने विभागीय कार्रवाई नहीं की। जी, तो अब ये बात पब्लिक को कितनी बार आप समझ में आएगी या कितनी बार समझाएँगे? तो चीज़ें चीज़ें झारखंड में बिल्कुल बड़ी बड़ी गोल-गोल चल रही है आनंद जी। अब ये समझ में जी। नहीं आता कि इसमें इस मामले में किसकी जीत होगी और किसका फ़ायदा होगा? विनय पूर्ति से मेरा सवाल होगा कि कोल्हान में भी जो राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है, सूरज सिंह बेसरा का जिक्र हुआ, या जिस तरह से चंपई सोरेन अभी जेएमएम से बाहर आ चुके हैं, वो एक अलग संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, गीता कोड़ा ने पार्टी बदलकर बीजेपी से चुनाव लड़ लिया, तो इन सब चुनावी प्रपंचों में आदिवासी अपने आप को किस तरह से देखता है, अपने आप को राजनीति में कहाँ खड़ा पाता है? बेसिकली क्या है, बेसरा जी की बात जहाँ आई, उसके बाद उससे आगे भी बढ़ते हुए हम लोग और भी कई नेता थे कोल्हान में। जैसे बहादुर राव थे, ईमानदार नेता थे, अपने दोनों बेटों को गंवाया उन्होंने गुआ गोलीकांड में। कितने लोग याद करते होंगे। ऐसे ही और भी कई नेता हैं। तो मेरा कहने का मतलब वही था, शुरू मैंने जब वहीं से किया था या आरंभ वहीं से किया था कि झारखंड की जनता या खासकर कोल्हान की जनता रोजगार और उससे जुड़े मुद्दों पे तो गौन है ही, बाकी जो सामाजिक मुद्दे हैं या राजनीतिक मुद्दे, उनको सिर्फ और सिर्फ राजनेता के आसपास ही समझ पा रही है। उससे आगे वो अपने लिए नहीं समझ पा रही है, सोच नहीं पा रही। लोग इवन मैंने जहाँ तक देखा है अभी पिछले 3 दशक से, जैसे आपने कहा, तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि चुनाव आया, लोग वास्तव में वोट को उस गंभीरता से ले ही नहीं पाते कि ये अगर मेरा जनप्रतिनिधि जिसे मैं चुनकर भेजूँगा, ठीक है? वो कितना गंभीर हो पाएगा मेरे मुद्दों के। और वहाँ जहाँ पे हमें वोट करना है, कई बार हम गंभीरता से वोट कर रहे होते हैं, लेकिन ऐन मौके पर एक छोटी-सी चूक, जिसको लोग सीधे-सीधे तौर पे कहते हैं ना कि हमारे इधर में हड़िया, दारू और चखना जी, के उसमें वोट बिक जाते हैं। मैक्सिमम टाइम वो हो ही जी, रहा है या होता ही है। इसे आप इनकार नहीं कर सकते। हर कोई इस चीज़ को देखता भी है यहाँ पे। मेरे कहने का मतलब है 30% वोटर्स जो थोड़े जेन्युइन भी हैं या किसी तरह वो वोट कर भी रहे हैं और अगली बार वो केवल इस वजह से कि उनका कैंडिडेट नहीं जीत पाता है, नहीं जीत रहा है, तो वो फिर वोट करना भी छोड़ देते हैं। फिर मज़े की बात ये होती है कि वही वोटर जो कल इधर डाइल्यूट होता है, कल उधर डाइल्यूट होता है, उस वोटर के दम पे ही पूरी चुनावी व्यवस्था चलती रहती है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि अभी आपने जिस तरह कोल्हान को देखा है, कोल्हान में 2-2 3-3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बड़े-बड़े जी, सांसद इवन अभी रिपीट करते हुए विद्युत मरण महतो तीसरी बार सांसद बने। इधर गीता कोड़ा जी हार गई, अलग बात है, जोबा मांझी जीत गई, एक नई पहल हुई। लेकिन क्या इन परिणामों से अभी पूरे राष्ट्रीय पटल पे ये आ रहा है कि नहीं, आदिवासियों का गुस्सा था इसलिए उन्होंने वोट नहीं किया। लेकिन इसके डेप्थ में जब आप जाएँगे तो कई अलग-अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसमें एक बड़ी बात ये आती है कि आखिर आदिवासी किसी एक दल से ही नाराज़ क्यों है? ऐसा नहीं है किसी एक दल से नाराज़ है, वो राजनीतिक दलों से ही नाराज़ है। वास्तविक जो चित्र है इसका वो है। लेकिन क्या है, वो वोट के समय में रुष्ट होकर वोट करता है, आपको बताता हूँ मैं, कि चलो किसी को भी दे देना, चलो इस बार इसको ही दे देना है। अभी जो चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन वाला मसला है, उसमें लोग सीधी-सीधी बात है ना, ठगे से महसूस कर रहे हैं कि हमारा क्या? आगे अगर चंपाई सोरेन एक राजनीतिक दल बनाते हैं, तो वो यहाँ के जो वोटर हैं, वो किसके साथ जाएँगे, वो खुद ही तय तय नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पिछले 20-25 साल से तो उन्होंने जेएमएम का झंडा ढोया है। अब उनको क्या करना है? और ये जैसे शिक्षा की बात कही, खासकर कोल्हान में शैक्षणिक माहौल रहा है, लोग शिक्षित भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता है, वो राजनीतिक बौद्धिकता की है, राजनीतिक ज्ञान की है, राजनीतिक सचेतता की है। वो यहाँ नहीं दिखता है। जिसकी वजह से अभी तक जो परिस्थितियाँ बन रही है, कोई एकता या एकमतता कहीं को दिखाई नहीं पड़ता है। इस वजह से टूट हमेशा होती रही है और अभी जो परिस्थिति बनी है, उसमें भी एक गंभीर रिज़ल्ट आएगा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि अभी तक जो परिस्थिति दिख रही है, चंपई सोरेन वाले मामले में, चंपई सोरेन
मंत्री भी हैं, झामू में उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है, वो अभी तक पेंडिंग ही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम सीधे-सीधे ये कह सकते हैं ना कि बेसरा जैसे नेता, जिन्होंने गंभीरता से अगर राजनीति करनी भी चाहिए, तो उनको वो मौका नहीं मिलता है इस कोल्हान जैसे क्षेत्र में। या कोल्हान क्या है, इस बार तो झारग्राम गए थे, वहाँ भी लोगों ने उसी तरह परिस्थिति वैसी ही बनी। इससे पहले दुमका भी लड़े थे। तो आदिवासी क्षेत्र जहाँ-जहाँ है, क्या या अभी नयमानी बाला जी का नाम सुरेंद्र जी ने लिया। खूंटी में वो प्रयास करती रहीं, लड़ती रहीं लोगों के लिए। लेकिन क्या उसको एक लीडर के तौर पे लोगों ने एक्सेप्ट किया या कितना किया? दिक्कत यही है कि और सबसे बड़ी दिक्कत कोल्हान जैसे क्षेत्र के साथ ये है कि यहाँ 3 बड़े समूह, आदिवासी समूह संथाल, हो एवं मुंडा, मुंडा के साथ भूमिज भी जुड़ा हुआ है। इनमें अपना एक जो एकमतता होना चाहिए, वो नहीं है और उस वजह से राजनीतिक सचेतता वो विकसित नहीं हो पाती है और वो नहीं विकसित होने से फिर ये टूट जो है और बड़े राजनीतिक दलों को एक मौका मिलता रहता है कि हम कैसे इन चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। अभी जो परिस्थिति चल रही है, उसी का एक उदाहरण है कि भाई जनता अगर जागरूक नहीं, जनता अगर सड़क पे उतरती कि चंपा इस द आप ये गलत कर रहे हैं, तो ये मसला बढ़ता ही नहीं। लेकिन अभी जो मसला बढ़ रहा है, नेता ये अच्छी तरह जानता है कि मैं अपने अनुसार चीज़ों को डील कर सकता हूँ, वो डील कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब तक जनता जागरूक होएगी, तब तक बहुत सारे डील हो चुके होंगे। सीधी-सी बात ये है। तो कुल मिलाकर आज की जो चर्चा हमारी थी कि राजनीति में आदिवासी कहाँ खड़े हैं और क्या वे सिर्फ चुनावी मोहरा हैं। तो हमारे 2 जो एक्सपर्ट थे, 2 वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका यही कहना है कि जब तक आदिवासी समाज में जागरूकता नहीं आएगी, राजनीतिक चेतना नहीं आएगी, तो तब तक ये बदलाव संभव नहीं है क्योंकि ये समाज अपने आंदोलनकारियों को ही नकार देता है, अपने जो उनको सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, वे राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आ पाते हैं और जो जो राजनीति की जोड़-तोड़ में माहिर हैं, बस वही भाग्य विधाता बने रहते हैं। तो सुरेंद्र सोरेन जी का भी यही सुझाव है, विनय पूर्ति का भी यही सुझाव है कि आदिवासी समाज में कम से कम अब से भी ग्रास रूट लेवल से अगर शुरुआत की जाए, तो आने वाले 10 साल में हालात बदल सकते हैं। हमारे दोनों गेस्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया इस सार्थक चर्चा के लिए। अगली बार किसी और नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद। नमस्कार।